गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम आप पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगेगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहता है, नियत रहता है तथा इसमें भी तथा आई के बीच में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में होता है। तो ये था आपका ओम का नियम। आइए अब हम ओम का नियम का सत्यापन करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने थ्योरी शॉर्ट में लिखी है, आप डिटेल में खुद कर लीजिएगा। जैसे देखिए, माना किसी चालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों के विभवांतर भी स्थापित किया जाता है तो चालक में धारा I बहने लगती है। यदि चालक के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से I इज इक्वल टू NEA Vd। फिर से देख लीजिए, यदि लैंग्वेज आपकी, माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों के बीच में विभवांतर भी स्थापित किया जाता है तो चालक में धारा I बहने लगती है। यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध I इज इक्वल टू NEA Vd। तो बेटा, अगर ओम का नियम आप प्रूव कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आसान तरीका, आप एक अवार्ड आता है आईफा, IEFA, ये आपको इनिशियल से याद रखने की आईफा अवार्ड आता है आपका। तो देखिए, IEFA ये शॉर्टकट तरीका याद रखने का आईफा अवार्ड। और साइंटिफिक तरीके से जब चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक में क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न है, एक चालक पर एक बल आरोपित होता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये हो गया। तो चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से I इज इक्वल टू NEA Vd। अब आईफा अवार्ड जो मैंने बोला था, आईफा, आप याद रखेंगे इसका कोड आईफा, तो IEFA, तो I। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये आप वैद्युत विभव वाले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। धारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, या विभव प्रवणता वाले चैप्टर में भी मैंने, विभव प्रवणता वाले टॉपिक में भी मैंने आपको पढ़ाया था, E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। अब IEF, वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है, तो F इज इक्वल टू कैप E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू EE। क्लियर, वैद्युत बल आरोपित होता है, F इज इक्वल टू EE। तो ये हो जाएगा, यहां पे आप E की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EB अपॉन L। तो E इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आपको होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, EQ हो जाएगा। और Q का मतलब है आवेश, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E, तो ये हो गया F इज इक्वल टू EE। और E की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे तो AB अपॉन L। अब बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है आपका MA, तो A इज इक्वल टू जाएगा F अपॉन M। तो यहाँ पे आप F की वैल्यू पुट करेंगे, EB अपॉन ML हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 और एक इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर से देखते हैं, चालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, चालक के सिरों में जब विभवांतर स्थापित किया जाता है उसमें धारा I बहने लगती है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो तो I इज इक्वल टू NEAD। E इज इक्वल टू V अपॉन L से, और F इज इक्वल टू E, क्योंकि E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू EQ, और Q का मतलब है आवेश, तो ये हो जाएगा EE। और यहाँ पे इस E की वैल्यू रख देंगे तो EB अपॉन L। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन M, तो A इज इक्वल टू F की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे EB अपॉन ML। अब जब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण उत्पन्न होगा तो इस त्वरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी, तो हम जाते हैं त्वरण के फॉर्मूले पे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, A इज इक्वल टू V अपॉन T। तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो यहाँ पे वेग आएगा, तो वेग बराबर हो जाएगा त्वरण गुणा समय। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि, इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी वो त्वरण, वेग बराबर त्वरण गुणा समय, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, त्वरण का मतलब है A, और समय इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पढ़ाया था शांतिकाल की डेफिनेशन में
कि धातु या परमाणु या आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं और वो अपने निकटतम इलेक्ट्रॉनों या धनायनों से कंटिन्यू टकराते रहते हैं, और दो क्रमगत टक्करों के बीच में लगे औसत समयांतराल को उसका शांतिकाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो शांतिकाल लिया जाएगा, तो त्वरण की जगह ए और समय की जगह टा, तो से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कारण त्वरण के वेग में वृद्धि ए टा, जहां टा शांतिकाल है। फिर से देखिए, इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, तो वेग बराबर हो जाएगा त्वरण गुणा समय, तो त्वरण गुणा समय, तो त्वरण यहाँ पे ए और समय, समय यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या यूज किया जाता है, शांतिकाल यूज किया जाता है बेटा, तो ये हो जाएगा समय टाउ, तो ए टाउ। और यदि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में अनियमित गति करते हैं इसलिए उनमें कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग u1 हो, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को u से प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग या प्रारंभिक वेग u1 हो, तो इलेक्ट्रॉन के देखिए उसका प्रारंभिक वेग u1 था और जो त्वरण उत्पन्न हुआ था उसके कारण वेग में वृद्धि एटा हुई थी, इसलिए कुल वेग में इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हो जाएगी u1 प्लस एटा1। क्लियर है, त्वरण उत्पन्न हुआ था, त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हुई थी एटा, जहां टा आपका शांतिकाल है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग उसमें वेग u1 तो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हो जाएगी u1 प्लस एटा1। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे किसी चालक के अंदर असीमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अन्य इलेक्ट्रॉन का वेग और दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा u2 प्लस एटा2, तीसरे का u3 प्लस एटा3। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n है, तो n इलेक्ट्रॉनों का वेग हो जाएगा u1 प्लस एटा n। यदि u1 प्लस यदि क्योंकि n इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत अनुगमन वेग vd होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के भिन्न भिन्न वेग होंगे और ये एक चालक के अंदर गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का कुल वेगों का औसत अनुगमन वेग कहलाएगा। तो ये होगा अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग क्या होगा, n इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, तो वेगों का औसत कुल वेगों की संख्या बटे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा u1 प्लस एटा1, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, प्लस u2 प्लस एटा2, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, प्लस सो ऑन, कहां तक, क्योंकि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं n, तो un प्लस एटा n अपॉन औसत का होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी n। अब आप इसके ब्रैकेट के बीच में सभी जगह प्लस लगा है तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो u1 प्लस एटा1 प्लस u2 प्लस एटा2 प्लस un प्लस एटा1, तो u1 क्योंकि सब प्लस है तो आगे लिए u1 u2 प्लस सो ऑन कहां तक un तक, और साथ ही एटा1 प्लस एटा2 प्लस सो ऑन कहां तक एटा n तक। आपने वेग और त्वरण को अलग अलग लिख लेना है अपॉन n। अब हम वेग को एक साथ कर लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un, और ये देखिए ये n, जब हम भिन्न फ्रिक्शन के रूप में सॉल्व करते हैं n इसके नीचे भी शामिल होगा, इसके नीचे भी, ये इसके साथ भी शामिल है, इसके साथ शामिल है, इसलिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un अपॉन n, इसको इस तरह से भी हम लिख लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un अपॉन n। जैसे भिन्न होती है 1 प्लस 2/3 को हम क्या लिखते हैं 1/3 प्लस 2/3, तो ऐसे सेम u1 प्लस u2 प्लस वन un अपॉन n, और यहां से एटा1 इसमें एटा2 सब में a कॉमन है तो a हमने बाहर ले लिया, हमारे बीच बचा टा1 प्लस टा2 प्लस सो ऑन टा n अपॉन n। अब देखिए बेटा इसमें आप जहां u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, जो ये पहला पद है, ये वाला जो आपका पहला पद है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का औसत है, क्योंकि वेगों का अनुगमन उसमें वेग है, अनुगमन वेगों का औसत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेगों का औसत है, और अनुगमन वेगों का औसत क्या होता है शून्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में कक्षा में चक्कर लगाते हैं लेकिन वो कक्षा छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनका औसत उसमें वेग क्या लिया जाता है शून्य लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गति कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उपयुक्त ऊर्जा, वो कहां से लेनी पड़ती है बाहर से लेनी पड़ती है। इसके अंतर्गत ये है, तो ये हो जाएगा आपका u1 प्लस un अपॉन n इलेक्ट्रॉनों के उसमें वेगों का औसत, जो कि क्या होगा आपका शून्य होगा। इसके अतिरिक्त जो इसमें दूसरा पद था टा1 प्लस टा2 प्लस सो ऑन टा n अपॉन n, ये है शांति कॉलों का औसत। तो शांति कॉलों का औसत भी एक औसत होता है, जैसे बेटा किसी भी क्रिकेट के मैच में रनों का औसत भी एक रन होता है, ऐसे ही शांति कालों का औसत भी एक शांतिकाल होगा, तो शांति कालों का औसत शांतिकाल होगा। तो इस फॉर्मूले में vd इज इक्वल टू जो आपने निकाला था u1, ये तो शून्य हो गया, और a यहाँ पे, और शांति कालों का औसत भी एक शांतिकाल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉ। तो vd इज इक्वल टू 0
प्लस एटा, जीरो हट जाएगा तो वी डी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एटा। और अब वी डी इज इक्वल टू, अब आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो आपकी समीकरण 2 है, इसमें आपने समीकरण 2 में त्वरण की वैल्यू लिखी है ए बी अपॉन एम एल। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा जो ए है, त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन एम एल टॉ। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी टॉ अपॉन एम एल। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट का मतलब है कि अगर आपके पास क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध। अगर आपके कभी आता है कि अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध लिखिए, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। या कभी आता है कि अनुगमन वेग तथा शांतिकाल के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको यहाँ तक वी डी इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन एम एल, ये रहा आपका अनुगमन वेग और ये आपका शांतिकाल। तो ये संबंध हो गया अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, ये है। अब वी का मान, ओम के नियम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपकी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू आप रखेंगे ए बीटा अपॉन एम एल। अब देखिए एक ई यहाँ पे है, एक ई यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये एम एल यहाँ चला जाएगा, तो आई इंटू एम एल। देखिए एम एल यहाँ पे था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू एम एल, और साथ में एक ई यहाँ पे, एक ई यहाँ पे, तो एन ई स्क्वायर ए बीटा हो जाएगा आपका। अब एन स्क्वायर ए बीटा। अब हमको ओम के नियम से तो ये रहा आपका भी और ये है आपका आई, तो भी अपॉन आई, और सबको यहाँ भेज देंगे तो एन ई स्क्वायर ए बीटा, ये सब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइडेशन में। ये आई यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा डिवाइडेशन में। तो अब ये जो है एम एल अपॉन एन स्क्वायर एटा एक निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार के लिए क्या एक नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, जिससे किससे प्रेरण करते हैं, आर से। तो ये हो गया, ये इस पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। तो भी अपॉन आई इज इक्वल टू हो गया आपका आर, तो भी इज इक्वल टू आई आर। और यही ओम का नियम था जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। फिर से यहां से देख लेते हैं, वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तो था अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अब वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू हो जाएगी ए बीटा अपॉन एम एल। तो आई इंटू एम एल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको लिख दें एन ई ए ई बीटा। अब यहाँ पे ई आपका हो जाएगा ई स्क्वायर एन स्क्वायर ए बीटा अपॉन एम एल अपॉन एन स्क्वायर एटा भी अपॉन आई। तो भी अपॉन आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू आर की वैल्यू होती है, चालक तार के लिए प्रतिरोध होता है, तो भी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो भी इज इक्वल टू आई आर। तो यही ओम का नियम है जो आपने प्रूव करना था। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। ओके, थैंक यू।